कहानी की शुरुआत में हम जैसन भाई को देखते हैं जो अपने बॉस को लेकर ऑफिस से वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही रास्ते के बीच उन्हें कुछ लौंडे लपाड़े मिलकर रोक लेते हैं। मौके पर ही वे बिना सवाल जवाब के उनकी गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इधर जैसन भाई भी ठहरे प्रो प्लेयर, मौके पर ही वह एक के बाद एक सभी लौंडों को ऊपर भेजना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी को साफ कर देता है। लेकिन इस भयानक गोलीबारी में कुछ बुलेट्स उसकी बॉस को भी लग जाता है। जैसन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन बॉस उसे साफ मना करते हुए वहाँ से तुरंत निकलने को कहता है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ और भी दुश्मन आने वाले हैं। इतना कहते ही वो बिजनेसमैन वहीं टपक जाता है। लेकिन ये लोग इन्हें क्यों मारना चाहते थे, ये सवाल अभी भी बना हुआ था और इसका जवाब आपको आगे पता चल जाएगा। इतना कुछ होने के बाद जैसन भाई भी समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। आखिरकार इतने सारे लौंडों को ठोकने के बाद पुलिस तो आंखों में धूल डालकर नहीं बैठी होगी ना, और खास करके बैंकॉक में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसीलिए जैसन भाई बिना ज्यादा देर किए शहर में मौजूद एक पोर्ट पर पहुंचता है और एक जाली पासपोर्ट दिखाकर इमिग्रेशन पार कर लेता है। अब उसका मकसद बस इतना था कि किसी भी तरह बैंकॉक से बाहर निकल जाए और कुछ समय के लिए पुलिस और माफिया दोनों की नजरों से दूर रहे। इसी चक्कर में वह चोरी छुपे एक कार्गो शिप में मौजूद लाइफ बोट के इमरजेंसी कंपार्टमेंट में जाकर छुप जाता है। एक्चुअली ये कार्गो शिप बैंकॉक से थाईलैंड के एक दूसरे पोर्ट के लिए रवाना होने वाला था। शिप के रवाना होने के बाद जैसन को लगता है कि अब वह फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अभी उसे कहाँ पता था कि जिस शिप को वह अपनी जान बचाने का रास्ता समझ रहा है उसी के अंदर एक और बड़ा कांड चल रहा है। शिप के रवाना होने के करीब आधे घंटे बाद जैसन भाई को अचानक कुछ औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो भाई को लगता है कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो चेक करने के लिए कंटेनर की बगल में पहुंचता है, कंटेनर के अंदर से सच में औरतों और बच्चों की आवाजें आ रही थी। मौके पर ही वह तुरंत एक औजार उठाकर लॉक तोड़ देता है। दरवाजा खुलाते ही वो देखता है कि ढेर सारे बच्चों और औरतों को कंटेनर के अंदर बंदी बनाकर रखा गया है। जैसन भाई को देखते ही सभी होस्टेज काफी घबरा जाते हैं। तभी जैसन सभी को शांत करते हुए कहता है कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, फिक्र मत करो और शांत हो जाओ। तो अभी आगे से एक औरत उसे बताती है कि किस तरीके से उन्हें 2 महीनों से बैंकॉक में बंदी बनाकर रखा गया था और अब उन सभी को थाईलैंड बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। यानी जैसन जिस जहाज पर अपनी जान बचाकर भागा था उसी जहाज के अंदर एक पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा था। वो औरत ये सारी बातें जैसन को बता ही रही थी कि तभी कंटेनर को मॉनिटर कर रही एक लेडी ऑफिसर उनकी आवाज सुन लेती है। लेकिन जैसे ही वह कंटेनर तक पहुंचती है तब तक जैसन भाई वहां से निकल चुका होता है। कंटेनर खुलाते ही लेडी ऑफिसर के सामने भी वही मंजर सामने आता है। ये दृश्य देख ऑफिसर भी काफी घबरा जाती है और सभी को तुरंत कंटेनर से एक एक करके बाहर निकलने को कहती है। कुछ ही मिनटों में शिप में मौजूद बाकी गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं। इधर लेडी ऑफिसर तुरंत गार्ड्स को उन्हें रेस्क्यू करके सेफ रूम में ले जाने को कहती है और खुद कैप्टन रूम में चली जाती है, क्योंकि यहीं से वह इस पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबर आगे भेज सकती थी। वह कैप्टन को ये सारी जानकारी देते हुए कहती है कि हमें तुरंत शिप को वापस बैंकॉक की ओर घुमाना होगा। काफी होस्टेज घायल है, जिनमें से कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ऊपर से हमें ये इन्फॉर्मेशन तुरंत आगे भेजना होगा, नहीं तो बाद में ये सब के चक्कर में हम फंस जाएंगे। इधर कैप्टन ये सारी बातें सुनकर उनकी मदद करने के बजाय उल्टा अपने आदमियों को दोबारा सभी होस्टेज को कंटेनर के अंदर घुसाने को कहता है। ये बात सुनते ही वो लेडी ऑफिसर समझ जाती है कि ये सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि कैप्टन ही है। अब उसे यकीन हो जाता है कि शिप का कप्तान भी इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल में शामिल है, इसलिए वह मौका देखकर तुरंत वहां से निकल जाती है। इधर गार्ड्स सभी होस्टेज को धमकियां देते हुए दोबारा कंटेनर में घुसने को कहते हैं, लेकिन सभी होस्टेज बिल्कुल दोबारा अंदर नहीं जाना चाहते थे। तभी एक गार्ड उस औरत को पकड़कर मारने ही वाला होता है जिसने जैसन को पूरी बात बताई थी। तभी जैसन भाई को उनकी आवाज सुनाई दे जाती है और वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। फिर क्या था, जैसन भाई एक एक को पकड़कर काफी खौफनाक तरीके से मारना शुरू कर देता है। सभी गार्ड्स को ठोकने के बाद जैसन भाई होस्टेज को लेकर लाइफ बोट की ओर बढ़ने लगता है ताकि उन सभी को इमरजेंसी एग्जिट बोट में भरकर वहां से रवाना किया जा सके। लेकिन उधर लेडी ऑफिसर भी जानती थी कि जब तक इस पूरे मामले की खबर बाहर नहीं पहुंचेगी तब तक इन लोगों को पूरी तरह बचाया नहीं जा सकता। इसलिए वह मौका मिलते ही कैप्टन रूम में चली आती है, क्योंकि यहीं से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबर बाहर में भेज सकती थी। लेकिन तभी वहीं मौजूद एक गार्ड उस पर पिस्टल तानकर उसे होस्टेज बना लेता है। वो तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि मैंने मैडम को पकड़ लिया है, आप जल्दी कैप्टन रूम में आइए। लौंडा कैप्टन से बात कर ही रहा था कि तभी जैसी उस पर अचानक हमला कर देती है और उसे वहीं बेहोश करके तुरंत इमरजेंसी सिग्नल बैंकॉक बेस तक पहुंचा देती है। इधर जब तक कैप्टन वहां पहुंचता है तब तक जैसी वहां से निकल चुकी होती है। इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने के कुछ ही देर बाद उसी शिप से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद एक मिलिट्री नेवी शिप तक भी ये इमरजेंसी सिग्नल पहुंच जाता है। कर्नल तुरंत सोल्जर्स को दोबारा शिप में कॉल करने को कहता है, लेकिन इस बार कॉल कैप्टन उठाता है। आगे वो बताता है कि फिक्र मत कीजिए सर, ये इमरजेंसी सिग्नल गलती से चला गया। एक्चुअली सच बताओ तो हमारी शिप में कुछ देर पहले पायरेट्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, हमने उन्हें संभाल लिया है। आप लोग टेंशन मत लो सर, आप लोग अपने रास्ते बिंदास जाइए। कैप्टन की ऐसी बेफिक्र बातें सुनकर कर्नल को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि अगर सच में पायरेट्स ने हमला किया होता तो कैप्टन इतना बिंदास चिल मारते हुए बात नहीं कर रहा होता। ऊपर से इतनी बड़ी घटना के बाद इमरजेंसी सिग्नल भी यूं ही गलती से नहीं भेजा
जाता। इसीलिए कर्नल को समझ आ जाता है कि इस शिप पर कुछ तो गड़बड़ है। सैटेलाइट की मदद से देखो कि वो शिप में सच में पायरेट्स ने हमला किया था या नहीं। इधर इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने की वजह से कैप्टन पूरी तरह भड़क जाता है। वह तुरंत बाहर निकलता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। इसी दौरान एक गोली सीधा जाइस के कंधे में लग जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालते हुए कवर के पीछे जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ जेसन भी बाकी होस्टेज को लाइफ बोट में डाल ही रहा होता है कि तभी वह एक होस्टेज के हाथ में बंदूक थमाते हुए कहता है, तुम सभी होस्टेज को सुरक्षित तरीके से लाइफ बोट तक लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर जेसन अकेले ही भूखे भेड़ियों की तरह दुश्मनों से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी नजर पीछे से जान बचाकर भागती हुई जाइस पर पड़ती है। जेसन तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। इसके बाद दोनों किसी तरह दुश्मनों की नजर से बचते हुए जहाज के इंजन रूम में पहुंच जाते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा बताते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। उधर बाकी होस्टेज धीरे धीरे लाइफ बोट में चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गार्ड्स की नजर उन पर पड़ जाती है। वे तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक गोली सीधा एक होस्टेज को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी होस्टेज को भी जबरदस्ती लाइफ बोट से बाहर निकालकर दोबारा जहाज के अंदर ले जाया जाने लगता है। गोलियों की आवाज इंजन रूम तक भी पहुंचती है। ये सुनकर जाइस परेशान होकर कहती है, हम यहाँ ऐसे छिपकर क्यों बैठे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। जेसन उसे समझाते हुए कहता है, टेंशन मत लो, वे लोग होस्टेज को नहीं मारेंगे क्योंकि उनके लिए यही लोग सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और हाँ, यहाँ इमोशन से नहीं, दिमाग लगाकर सबको ठोकना होगा। ये बात सुनकर दोनों कुछ देर तक वहीं बैठकर आगे की रणनीति बनाते हैं। तभी उन्हें इंजन रूम के पास कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, जिसमें मेडिकल किट और 2 हेडसेट भी होते हैं। जेसन उसी मेडिकल किट की मदद से जाइस के कंधे से गोली निकाल देता है और दोनों फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाइफ बोट की तलाशी लेते समय दुश्मनों को जेसन का आईडी कार्ड और पासपोर्ट मिल जाता है। उसे देखते ही उन्हें पता चलता है कि जेसन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक रिटायर्ड एक्स मिलिट्री सोल्जर है। ये जानकर कैप्टन तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है, इसे जल्द से जल्द पकड़कर खत्म कर दो, नहीं तो ये अकेला हम सबको लेकर डूबेगा। अब जेसन और जाइस को भी समझ आ जाता है कि अगर वे ज्यादा देर तक छिपे रहे तो गार्ड्स किसी न किसी तरह उन्हें ढूंढ ही लेंगे। इसलिए दोनों एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे दुश्मनों का ध्यान उनकी तरफ से हट जाए। दोनों मौका देखकर कार्गो डेक तक पहुंचते हैं और लिथियम आयन बैटरियों से लदे कुछ कंटेनरों में आग लगा देते हैं। कुछ ही पलों में जहाज में फायर अलार्म बजने लगता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही कैप्टन को आग की खबर मिलती है, वह तुरंत अपने कुछ गार्ड्स को प्रोटोकॉल के मुताबिक आग बुझाने के लिए वहां भेज देता है। आखिरकार उनका प्लान काम कर जाता है और ज्यादातर गार्ड्स का ध्यान आग की तरफ चला जाता है। मौका मिलते ही जेसन और जाइस बिना एक पल गंवाए चुपचाप कैप्टन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर कैप्टन को पता था कि अगर आग की वजह से जहाज बीच समंदर में ही खराब हो गया तो मदद के लिए कोई न कोई जरूर पहुंचेगा। और जैसे ही वे लोग जहाज में बंधे इन होस्टेज को देखेंगे, उनका पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल सामने आ जाएगा। इसलिए कैप्टन तुरंत खुद भी सभी कंटेनरों को चेक करने के लिए निकल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों तुरंत कंट्रोल रूम में घुसते हैं और एक बार फिर उसी नेवी शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कांटेक्ट होते ही कैप्टन सामने से कहता है, तुम लोग हमें पागल समझते हो क्या? कभी फोन करके मदद मांग रहे हो और कभी कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे से जाइस पूरी बात साफ साफ बताते हुए कहती है, इस जहाज से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी ढेर सारे होस्टेज इस जहाज में बंदी है और कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हैं। इसलिए जल्द से जल्द मदद भेजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पहले तो सैनिकों को उनकी इन बातों पर भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उन्हें जहाज की तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि जहाज पर जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। बिना कोई वक्त गंवाए कर्नल तुरंत अपनी एक स्पेशल यूनिट को उस जहाज की ओर रवाना कर देता है। इधर कंटेनर के ऊपर खड़े कैप्टन को भी पता चल जाता है कि इन दोनों ने नेवी तक सारी जानकारी पहुंचा दी है। वह तुरंत अपने सभी आदमियों को एक साथ बुलाकर समझाता है कि नेवी कभी भी यहाँ पहुंच सकती है, इसलिए हमें तुरंत सभी होस्टेज को दूसरे जहाज में शिफ्ट करना होगा। फिर वह कहता है, खैर ये काम मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ और वे दोनों जहाँ भी मिले सीधा ठोक दो। सभी के वहाँ से जाते ही कैप्टन अपने बॉस को फोन लगाता है और कहता है, नेवी के सैनिक इस जहाज पर आ रहे हैं, इसलिए हमें तुरंत होस्टेज को दूसरे जहाज में ट्रांसफर करना होगा। जल्दी से जल्दी यहाँ एक जहाज भेजो, नहीं तो हम सब जेल में सड़ने जा रहे हैं। इधर जेसन और जाइस भी मिले हुए वॉकी टॉकी के जरिए उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। आगे से बॉस कहता है, डील पहले ही हो चुकी है, तुम्हें किसी भी कीमत पर ये ऑपरेशन पूरा करना होगा। जहाज की टेंशन मत लो, मैं दूसरा जहाज भेज रहा हूँ। दोनों उनकी सारी बातें सुन ही रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे की ओर गार्ड्स के आने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन गार्ड्स के दरवाजा तोड़कर अंदर आने से पहले ही दोनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जेसन फैसला करता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मुख्य रास्ते पर गार्ड्स तैनात थे, इसलिए वह जाइस से कहता है कि उन्हें वेंटिलेशन के रास्ते नीचे जाना होगा। जेसन तुरंत रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जाइस भी रस्सी के सहारे नीचे उतर पाती, तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। जाइस तुरंत जेसन को अलर्ट करती है और वहाँ से भागने लगती है। गार्ड्स के अंदर आते ही जेसन उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। इसी दौरान एक गोली उसकी रस्सी में भी लग जाती है और रस्सी वहीं टूट जाती है। इसके साथ ही जेसन सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेता है। इधर जाइस भी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी एक गार्ड अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जेसन भी किसी तरह वेंटिलेशन के रास्ते नीचे तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए
दरवाजा खोलता है वह नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक होता है। तभी उसे वहाँ एक और वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई देता है। वह तुरंत उसी दूसरे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगने के बाद वह आखिरकार जहाज के साइड से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह देखता है कि बॉस के भेजे हुए दूसरे जहाज का काम शुरू हो चुका है और दुश्मन होस्टेज को दूसरे जहाज में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखते ही जेसन समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह तुरंत जहाज पर चढ़ने लगता है और ऊपर पहुंचते ही एक एक करके दुश्मनों को चुनकर मारना शुरू कर देता है। इधर बाहर जेसन दुश्मनों से भिड़ रहा था और इसी बीच अंदर सभी होस्टेज को दूसरी शिप में डालने के लिए एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है। कैप्टन उन्हें साफ कहता है कि जितना जल्दी हो सके इन्हें लेकर यहाँ से निकलो, नेवी सोल्जर्स कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इधर ऑपरेटर रूम में बंधी जैसी भी किसी तरह पास पड़े कांच के टुकड़े से खुद को छुड़ा लेती है और पास मौजूद गार्ड को उसी कांच के टुकड़े से दे मारती है। बाहर हीरो इतना भयानक तांडव मचा रहा था कि अंदर मौजूद कैप्टन और दूसरी शिप के गैंगस्टर्स भी घबरा जाते हैं और उसे ठोकने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। इधर हीरो के सामने जो भी आ रहा था वो अकेले ही मिनटों में उन्हें सुला दे रहा था। ऐसे ही काफी देर लड़ने के बाद वहाँ अचानक कैप्टन आ जाता है और भाई पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ये गंजा ऐसे ही गंजा हो गया? इसने अपने दिमाग को इस लेवल पर ट्रेन कर लिया है कि दिमाग लगाते लगाते पूरा बाल ही उड़ गया है। जोक सपाट दोस्तों, किस्मत से उसे वहीं एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। वैसे तो उसने कुल्हाड़ी कैप्टन को मारने के लिए उठाई थी, लेकिन तभी दूसरे बोट का कैप्टन उसके सामने आ जाता है, जिसके चलते उसे कुल्हाड़ी उसी के सिर में दे मारनी पड़ती है। भाई रे भाई, मूवी की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक्शन पूरा पैसा वसूल वाला है। इसी के साथ हीरो तुरंत बाहर निकल आता है और उसके पीछे पीछे कैप्टन गोलियां बरसाते हुए उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद जेसन भाई देखता है कि कैप्टन की गोलियां खत्म हो गई हैं। मौके पर ही वह तुरंत कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। साला मुझे लग रहा था कि कैप्टन को तो बस शिप ही चलाना आता होगा, लेकिन यह तो रॉक का बाप निकला। मौके पर वो हीरो की छाती में चाकू घोंप देता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन किस्मत से वहाँ शिप की सीढ़ी होने के चलते हीरो बच जाता है। यह दृश्य देखते ही कैप्टन फिर से उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को मारने के लिए काफी संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद हीरो फिर से बंदर जैसे नीचे लटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह चाकू से उसके पैर में दे मारता है और लगातार उसे अलग अलग स्टाइल में चाकू घोंपता रहता है। आखिर में दोनों एक दूसरे को पकड़कर साथ में नीचे गिर जाते हैं। इधर दोनों ही काफी घायल हो चुके थे, लेकिन इस बार हीरो कैप्टन को कोई और मौका नहीं देता और बैक टू बैक उस पर वार करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। देखते ही देखते वह उसे एक दर्दनाक और खौफनाक मौत दे मारता है। भाई साहब, मतलब बोला था ना दोस्तों, जो भी बोलो मूवी का एक्शन मस्त है। इसके करीब आधे घंटे बाद नेवी सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं और उल्टा हीरो को ही गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जैसी उन्हें रोकते हुए कहती है, हमने ही तो सभी होस्टेज को बचाया है और उल्टा आप हम ही लोगों को पकड़ रहे हैं। सैनिक पूछता है, इसने इतने सारे लोगों को अकेले मार दिया, क्या बात है? और होस्टेज किधर हैं? जैसी बताती है कि 20 में से 4 होस्टेज मारे जा चुके हैं। अगर आप लोग टाइम पर आते तो शायद वो भी बच जाते। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ हमारा गंजा भाई सभी होस्टेज को बचा लेता है। लेकिन रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहानी का मेन विलन तो अभी भी जिंदा है। वहाँ से निकलते ही हीरो अपने हैकर से कांटेक्ट करते हुए एक आदमी का पता लगाने को कहता है। जेसन उसे कुछ कोड देता है जिसे लैपटॉप में टाइप करने पर वहाँ एक तस्वीर सामने आती है और इस तस्वीर में कौन है आप लोगों को जरूर याद होगा। कहानी की शुरुआत में जैसी भाई का जो बॉस था वो मारा गया था। ये फोटो वाला लौंडा उसी का बेटा है। और हाँ दोस्तों, उस दिन के अटैक से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक सब कुछ उसी का किया धरा था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जेसन भाई उसकी गाड़ी को ठोक कर उड़ा देता है। हीरो गाड़ी से निकलकर बस एक ही सवाल पूछता है, क्यों? आगे वो लौंडा कहता है, मुझे मजा आता है सब करने में यार, मेरा बाप जिंदा रहता तो ये सब कभी नहीं करने देता, इसीलिए उसका मरना जरूरी था। तू क्या मेरे को ज्ञान दे रहा है? अपनी औकात भूल गया क्या? बस फिर क्या था दोस्तों, मौके पर ही जेसन उसे नरक भेज देता है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी को मैंने आप लोगों के लिए जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई गलती वगैरह हो गई हो तो भूल चूक माफ। बहुत बहुत धन्यवाद।